नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पे, जहां हम NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी तैयारी करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। आज का चैप्टर है टैक्सेशन, यानी म्यूचुअल फंड पर कौन से टैक्स लगते हैं, कैसे लगते हैं और कब लगते हैं। इस चैप्टर का वेटेज है 4%, थोड़ा कम लगता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ट्रिकी है, इसलिए इसे बिल्कुल कैजुअली नहीं लेना है। जो भी इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसे टैक्सेशन का फुल नॉलेज होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इंडिया में टैक्सेशन रूल्स समय समय पर चेंज होते रहते हैं। जो भी रूल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो अपडेटेड टैक्सेशन रूल्स के तहत है। तो दोस्तों, टैक्सेशन चैप्टर को लोग ऑफन इग्नोर कर देते हैं क्योंकि नंबर्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, लेकिन ये गलती आप मत करिए। NISM एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा फंड है, कितना टैक्स लगता है और कब लगता है, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस चैप्टर को हम एकदम क्लियरली और सिस्टमेटिकली समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स की इनकम कैसे मिलती है। इसके मेन दो तरीके हैं। पहला डिविडेंड, जो कि IDCW यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान बोला जाता है। जब स्कीम प्रॉफिट अर्न करती है तो वो AMC इन्वेस्टर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहले इसे डिविडेंड कहते थे, अब ऑफिशियली इसे IDCW यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान कहा जाता है। ये एक रेगुलर इनकम की तरह काम करता है, स्कीम से मिलने वाली कैश पे आउट को दिखाता है। डिविडेंड मिलने पर NAV जो होती है वो कम हो जाती है, यानी जितना अमाउंट का डिविडेंड होता है वो NAV से रिडीम हो जाता है। दूसरे फॉर्म की बात करी जाए जिसको हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। जब स्कीम के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है तो NAV भी बढ़ती रहती है, और जब आप यूनिट्स बेचते हो तो जो प्रॉफिट होता है वो आपका कैपिटल गेन कहलाता है। यही होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा वैल्यू मिलना। पहले समझते हैं टैक्सेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है। इसके मेजरली 3 फैक्टर्स हैं। पहला टाइप ऑफ इनकम, यानी डिविडेंड है या कैपिटल एप्रिसिएशन है। डिविडेंड इनकम पर अलग टैक्स ट्रीटमेंट होता है और कैपिटल गेन पर अलग ट्रीटमेंट होता है। इसलिए पहला फैक्टर है इनकम कौन से फॉर्म में आई हुई है, डिविडेंड है या कैपिटल गेन है। दूसरा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है, यानी इक्विटी है या डेट है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेन टैक्स के रेट्स अलग हैं, वहीं डेट म्यूचुअल फंड्स के अलग हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो है जिसमें मिनिमम 65% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में देखने को मिलती है। बाकी सब जिसमें इक्विटी 65% से कम है वो नॉन इक्विटी या डेट फंड कैटेगरीज में आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स कैसा है, रेजिडेंट है या NRI है। इंडियन रेजिडेंस इन्वेस्टर्स और NRI नॉन इंडियन रेजिडेंशियल के लिए टैक्स ट्रीटमेंट में कुछ डिफरेंस होते हैं, स्पेशली TDS के मामले में। कैपिटल गेन की डेफिनेशन की बात करी जाए तो अगर सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस से ज्यादा है तो वो कैपिटल गेन होता है, यानी जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचते हैं और सेल प्राइस परचेज प्राइस से ज्यादा होती है तो जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका कैपिटल गेन होता है। इस कैपिटल गेन पर टैक्स लगती है। अगर सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस से कम हो तो कैपिटल लॉस होता है, वो टैक्स बेनिफिट दे सकता है सर्टेन कंडीशंस में। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है, अगर इसको समझा जाए तो कैपिटल गेन 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको STCG और LTCG के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लासिफिकेशन होल्डिंग पीरियड के बेसिस पर होता है। होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है होल्डिंग पीरियड इक्वल टू कितने टाइम तक आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स अपने पास रखे हुए हैं, यानी खरीदने की डेट से बेचने की डेट कितनी हुई है या कितना दिन आपने होल्ड करा हुआ है। इस होल्डिंग पीरियड के बेसिस पर ही डिसाइड होता है कि STCG है या LTCG है। कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली एक टेबल है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस पे क्लियरली डिफाइंड है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या टैक्सेबिलिटी बनती है। फंड टाइप यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से देखा जाए, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि 1 साल से कम आपने होल्ड करा हुआ है तो वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसपे आपको अपनी गेन पे 20% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं लॉन्ग टर्म गेन की बात करी जाए जो कि होता है 1 साल से ज्यादा। अगर आपने 1 साल से ज्यादा दिन तक होल्ड करा हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट को और गेन जो है आपका 1.25 लाख से ज्यादा है तो जितना अमाउंट ज्यादा है उस पे आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी और उसकी वैल्यू 12 लाख रुपए होगी तो मोटा मोटा 1 साल बाद जब आप रिडीम करोगे तो आपको 2 लाख का गेन होगा। इस 2 लाख में आपकी जो 1.25 लाख का गेन है उस पे
पे 0 रुपीज का टैक्स लगेगा क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होता है। 1.25 लाख से जितनी भी वैल्यू है यानी 75,000 पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं डेट स्कीम्स की बात करी जाए, डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करी जाए तो इस केस में क्या है, जो भी आपका गेन होगा शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो वो आपके एज पर स्लैब रेट आपको लगेगा और उसके एज पर स्लैब वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियरली समझा जाए तो जो भी आपको गेन होगा वो आपके इनकम में आएगा और उसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब नॉन इंडेक्सेशन फॉर इक्विटी फंड्स की बात करी जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड पर इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, ना एसटीसीजी पर और ना ही एलटीसीजी पर। इंडेक्सेशन का मतलब है इन्फ्लेशन के हिसाब से परचेजिंग प्राइस को एडजस्ट करना, तो टैक्सेबल गेन जो है वो कम हो जाता है, लेकिन इक्विटी पर ये अलाउड नहीं है। नो एसटीटी फॉर डेट फंड्स, एसटीटी ओनली फॉर इक्विटी फंड, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंड के शेयर्स पर ही लगते हैं जब इन्हें एक्सचेंज पर सेल किया जाता है तब। दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन जो है वो इक्विटी से बिल्कुल अलग है। एसटीसीजी ऑन डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करी जाए यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करी जाए तो डेट फंड में एसटीसीजी तब होगा जब आप यूनिट्स बेचोगे 3 साल से पहले ये रूल हुआ करता था, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चेंज आया हुआ है। इंपॉर्टेंट चेंज 1 अप्रैल 2023 के बाद से आया है। डेट म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन जो होगी वो एज पर स्लैब रेट होगी, चाहे आप इन्वेस्टमेंट अपनी होल्ड करो 1 महीने, 10 साल या उससे भी ज्यादा। जितने टाइम के लिए आप होल्ड करोगे जो भी आपका गेन बनेगा वो एज पर स्लैब रेट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों फंड पर अब कोई भी एलटीसीजी या एसटीसीजी डिस्टिंक्ट नहीं है, सब एक ही तरह से टैक्सेबल माने जाएंगे इन केस ऑफ डेट म्यूचुअल फंड। तो अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं और आपका डेट म्यूचुअल फंड का गेन 50,000 रुपए है तो इस केस में आपको 15,000 टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड भी अब इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं देता है। ये अप्रैल 2023 के बाद का नियम है जो अकॉर्डिंगली लागू होता है। पहले डेट फंड्स में 3+ ईयर्स के बाद 20% विद इंडेक्सेशन का ऑप्शन था जो कि अब बिल्कुल खत्म कर दिया जा चुका है। अब ELSS जो कि सेक्शन 80C के टैक्स डिडक्शन के अंदर में आता है, तो ELSS स्टैंड्स फॉर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शंस एलिजिबल क्राइटेरिया इसमें आती है। ELSS एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्ट करके आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट जो है वो 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर की है। ELSS में इन्वेस्ट किया 1.5 लाख जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम से माइनस कर दी जाएगी। इसके साथ साथ ELSS की जो लॉक इन पीरियड होती है वो 3 ईयर्स का होता है, ये मैंडेटरी है। लॉक इन के बाद यूनिट्स पर टैक्सेबल जो इनकम होगी वो लॉन्ग टर्म की होगी जो कि 12.5%, जिसमें से 1.25 लाख का एग्जम्पशन होगा। ELSS इक्विटी फंड जो है जो 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, जिसको हमने चैप्टर 2 में भी डिटेल में पढ़ा हुआ है। डिविडेंड टैक्सेशन जिसको IDCW भी बोला जाता है, इसकी बात करी जाए तो जो डिविडेंड होता है वो टैक्स होता है ऑर्डिनरी इनकम की तरह, यानी कि जो भी डिविडेंड इनकम आ रही है वो ऐड हो जाती है आपके इनकम स्लैब में। जब भी आपको म्यूचुअल फंड से डिविडेंड मिला हो या IDCW मिलता है तो वो अमाउंट आपके टोटल इनकम में जाके ऐड हो जाती है और आपके एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब पे रेट पर टैक्स की जाती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो आपकी सैलरी 8 लाख रुपए है और म्यूचुअल फंड से डिविडेंड आपको 20,000 का मिला है तो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो हो जाएगी 8,20,000 रुपए मानी जाएगी। इस टोटल पर एप्लीकेबल स्लैब रेट से जो टैक्स होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब भी म्यूचुअल फंड डिविडेंड देता है या अगर डिविडेंड अमाउंट ₹5,000 से ज्यादा है तो AMC TDS भी डिडक्ट करती है, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो होता है वो भी डिडक्ट होता है जो कि 10% एट अ सोर्स है। ये TDS आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी से डिडक्ट हो जाती है जब आप ITR फाइल करते हो। STT की बात करी जाए जो कि है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बेसिकली STT क्या हो जाता है? STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वो टैक्स है जो सिक्योरिटी की परचेज या सेल्स पर लगाई जाती है एक्सचेंज के थ्रू। अब सवाल आता है कि STT लगता कब है? STT अप्लाइज टू सेल्स ऑफ लिस्टेड इक्विटी फंड्स एंड शेयर्स, यानी जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स के या शेयर्स को एक्सचेंज पर सेल करते हो तब STT लगता है। डेट म्यूचुअल फंड STT नहीं होता है। STT रेट्स जो हैं वो काफी डिफरेंट है। जैसे फ्यूचर्स में अप्रोक्सीमेटली आपका 0.0125% के आसपास है, वहीं ऑप्शंस का अप्रोक्स 0.06 है। इक्विटी ट्रेड्स की बात करी जाए तो वहां पे अप्रोक्स 0.1% डिपेंडिंग ऑन सेगमेंट के ऊपर है। STT की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि STT जो है वो कैपिटल
कैपिटल गेन पे कैलकुलेट करी जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे ऐड नहीं होती है, ये सेपरेटली लगता है। कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करी जाए जो चैप्टर 8 से रिलेटेड है, तो दोस्तों टैक्सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो NISM एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें भी हम ध्यान से समझेंगे। पहला NRI इन्वेस्टर्स की बात करी जाए, इस पे टैक्स ट्रीटमेंट और TDS क्या होता है। NRI स्टैंड फॉर नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस। इनके लिए म्यूचुअल फंड टैक्सेशन रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशंस हैं, जैसे NRI के लिए कैपिटल गेन टैक्स रेट जो होता है वो NRI के लिए भी सेम है जैसे रेजिडेंशियल्स के लिए है। इक्विटी पे यहाँ पे शॉर्ट टर्म 20%, LTCC पे 12.5%, अगेन 1.25 का यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलता है। वहीं डेट म्यूचुअल फंड का स्लैब के हिसाब से लगता है। NRI के लिए भी TDS बहुत इंपॉर्टेंट है। NRI इन्वेस्टर्स केस में क्या होता है कि कैपिटल गेन पर जो TDS लग रहा है, टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स जो है वो लगता है, जो इंडियन रेजिडेंशियल के केस में जनरली नहीं लगता है। AMC या रजिस्ट्रार NRI इन्वेस्टर के रिडम्पशन अमाउंट से TDS डिडक्ट करते हैं बिफोर पेइंग एनी पे आउट्स। TDS रेट जो है NRI के लिए बेसिकली इक्विटी शॉर्ट टर्म में 20%, इक्विटी लॉन्ग टर्म में 12.5% और डेट में 30% स्लैब पर लगता है। अब बात करते हैं DTAA, DTA जिसको बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। NRI इन्वेस्टर्स के लिए एक रिलीफ मैकेनिज्म है DTAA। इंडिया ने मैनी कंट्रीज के साथ DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अगर एक NRI दोनों कंट्रीज में, इंडिया में और अपने रेजिडेंस कंट्रीज में सेम इनकम पर टैक्स पे करता है तो DTA के अंडर रिलीफ मिलता है। NRI अपने रेजिडेंट कंट्री में DTA प्रोविजन यूज करके लोअर TDS रेट क्लेम कर सकता है या क्रेडिट्स ले सकता है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में अगर आपके किसी म्यूचुअल फंड में लॉस हुआ है तो आप वो यूनिट्स बेच सकते हैं कैपिटल लॉस रियलाइज करने के लिए। ये कैपिटल लॉस आपके कैपिटल गेन से सेटअप हो सकता है, तो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो जाती है। शॉर्ट टर्म लॉस जो है वो सेटअप हो सकता है बोथ शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन के अगेंस्ट में। वहीं लॉन्ग टर्म लॉस जो है वो सेटअप हो सकता है सिर्फ लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट में। अगर करंट ईयर में लॉस फुल्ली सेटअप नहीं हुआ है तो आप 8 साल तक के कैरी फॉरवर्डेड लॉस को सेटअप कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर 8 हमारा खत्म होता है, जो कि टैक्सेशन था। हमने यहाँ पे समझा कि अलग अलग कैपिटल गेन्स पे किस तरीके का टैक्स लगता है, अलग अलग स्कीम्स का टैक्सेशन कैसे होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।